दोस्तों, विशेष एकेडमी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में जो हम लाइटिंग की वजह से जो क्लास को रोके थे उसी को हम आगे पढ़ाते हैं यहाँ से। तो चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। आपको पता ही है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो आगे हम बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो था अपना वो अपन फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 4। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो ये था कि राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम कानून किस रियासत के द्वारा बनाया गया। राजस्थान में वनों के संरक्षण हेतु कानून, तो देखो नीति तो बनाई थी राजस्थान में जोधपुर के द्वारा 1910 में नीति बनाई गई थी, योजना बनाई गई थी, ठीक है, वनों के लिए। लेकिन यदि हम कानून की बात करें राजस्थान में, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यदि हम कानून की बात करें तो अलवर रियासत में प्रथम वन संरक्षण कानून 1935 में बनाया गया। एक बार वापस से मैं कल वाला जो है रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि सबसे पहले 1854 कब 1854 में क्या लाई गई थी, वन विभाग की स्थापना की गई थी। किसके समय में वन विभाग की स्थापना की गई थी? किसके समय में? डलहौजी के समय। किसके समय में? डलहौजी के समय में। इसके बाद में 1894 में 1894 में आपको पता है कि यहाँ पर वन विभाग की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद में 1894 में प्रथम फर्स्ट वन नीति, पहली वन नीति कब लाई गई थी? 1894 में। अब इसके बाद में हमने बात की कि राजस्थान में 1910 में, राजस्थान में कब? 1910 में जो जोधपुर जो रियासत थी, कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत। और जोधपुर रियासत वनों के लिए क्या लेकर आई थी? नीति लेकर आई थी। तो राजस्थान में सबसे पहले वनों के विकास के लिए नीति किसके, कौन सी रियासत के द्वारा बनाई गई? जोधपुर रियासत के द्वारा कब? 1910 में, ठीक है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो फिर अपन बात करें 1927 में। 1927 इसके अंतर्गत 1927 में प्रथम वन संरक्षण कानून लाया गया। प्रथम वन संरक्षण कानून कब लाया गया? 1927 में। किसके लिए लाया गया ये भी बात आती है तो याद रखना, ब्रिटिश प्रांतों के लिए। किसके लिए? ब्रिटिश प्रांतों के लिए लाया गया। इसके बाद में 1900 यहाँ तक हो गया, 10 हो गया, 27 हो गया। इसमें 1935 में देखो सारी बातें 27 आप क्रम से देखना, 54, 94, 1910, 1927 और 1935। हर चीज़ को आप क्रम से देखोगे तो जल्दी से याद होगी। 1935 में देखो नीति लाई गई थी जोधपुर के द्वारा 1910 में राजस्थान में। लेकिन प्रथम वन संरक्षण कानून, प्रथम वन संरक्षण कानून कौन सी रियासत लाई थी? अलवर रियासत। कौन सी रियासत? अलवर रियासत। कब लेके आई थी? 1935 में। तो जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। याद रह जाएगा यहाँ तक? चलो क्वेश्चन नंबर जो 5वां है आपका, राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में वन विभाग की स्थापना। अब देखो सबसे पहले नीति लाने का काम किया जोधपुर में, कानून बनाया अलवर में। अब वन विभाग की स्थापना कब हो रही है? तो 1949 में, 1949 में राजस्थान में किसकी स्थापना हुई? वन विभाग की। अब आप बोलोगे साहब वन विभाग की स्थापना का मतलब क्या है, किस तरीके से? तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जब एकीकरण चल रहा था, राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था तो 30 मार्च
1949 में। अब आप हिस्ट्री में पढ़े होंगे, पढ़ लेना कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का कौन सा एकीकरण हुआ था। और आपने देखा होगा कि इस एकीकरण के समय एक समिति बनाई थी, जिस समिति का नाम था पी सत्यनारायण समिति। समिति का क्या नाम था? पी सत्यनारायण राव समिति। पी सत्यनारायण राव समिति। अगर नहीं पढ़ा हो तो अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पी सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया और इस समिति ने जब एकीकरण हो रहा था तो जो रियासतें थी, आप सब जानते हो कि वो रियासत, कोई भी रियासत ये नहीं चाहेगी कि हम हमारे राज्य को केंद्र के लिए दें या फिर दूसरी ऐसी सत्ता के लिए दें जो हमारे ऊपर शासन करे। तो कहीं ना कहीं ये बात देखने को आई थी कि कोई इस चीज़ में राजी नहीं था कि सत्ता का हस्तांतरण हो, यहाँ पर हम एकीकरण में भाग लें। लेकिन फिर भी देखा गया कि एकीकरण के समय राजस्थान के जो राजा थे, एकीकरण के समय जो राजस्थान के जो राजा थे, उन्होंने एकीकरण में भाग लिया, रियासतों का विलय करवाया राजस्थान के एकीकरण के समय। फिर उन्होंने देखा कि हमारे को कोई ऊंचा पद चाहिए, हम क्या रखें। तो उस टाइम जयपुर को बनाया गया राजधानी। जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी। न्यायालय किसको दिया गया था? जोधपुर को। और आपको पता है शिक्षा विभाग किसको दिया गया था उस टाइम? बीकानेर को। ये पर राजस्थान हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तो उसमें जब एकीकरण जो टॉपिक आएगा तो वहाँ पर पढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक विभाग की स्थापना की गई और वो था वन विभाग। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कनेक्ट होकर के पूछी जाती है। तो एकीकरण का जो टाइम है 30 मार्च 1949 में एक समिति का गठन किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति। और इनकी सिफारिश पर वन विभाग की स्थापना कब देखी जाती है? 1949 में। याद रह जाएगा। आगे चलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6वां। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? प्रथम राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6वां। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति। देखो ये जो प्रथम जो राष्ट्रीय जो वन नीति है, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का मतलब है आज़ादी के बाद में। और आज़ादी के बाद में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जो है ये घोषित की गई, इसकी घोषणा की गई 1952 में। तब की गई 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति का 1952 में। और इस वन नीति के अनुसार क्या बोला गया था कि प्रत्येक राज्य को अपने क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग, 33% भूभाग पर क्या चाहिए? वन होने चाहिए। इस वन नीति के अनुसार क्या कहा गया कि किसी भी राज्य के 33% भूभाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। ये घोषणा कौन सी वन नीति में की गई थी भाई? आपके जो राष्ट्रीय जो वन नीति थी, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, उसमें यह घोषणा की गई थी। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत वन अनिवार्य है? आगे क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, राष्ट्रीय वन नीति कौन सी? फर्स्ट कब आई? 1952 में। इसके अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना चाहिए? तो इन्होंने बोला कि अच्छा राज्य के बात कर रहा तो सर स्टेट में तो होना चाहिए 33%। कितने प्रतिशत होने चाहिए? 33%। कि किसी भी भूभाग, कोई भी राज्य है उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 33%। लेकिन मान के चलो उसी भूभाग में पर्वतीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पर्वतीय क्षेत्र। अब पर्वतीय क्षेत्रों पर जनसंख्या निवास करती है कम, तो इसका मतलब वहाँ वनों की संख्या क्या हो जानी चाहिए? ज़्यादा। तो इस नीति में बोला कि नहीं, अब ऐसा नहीं पर्वतीय क्षेत्रों पर कितना परसेंट करो? 33%। अच्छा 33% से ज़्यादा आप लोग ना खराब करने लग जाओ, खाने लग जाओ, काटने लग जाओ। नहीं, कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रतिशत होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग 65%। कितना परसेंट? 65%। अच्छा ठीक है। फिर बोले कि सर अच्छा आपने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तो बता दिया, आप बताओ मैदानी क्षेत्र।
देखिए मैदानी क्षेत्रों के लिए भी इतना ही होना चाहिए जितना स्टेट में है। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। फिर कैसा होना है कि सर ऐसे कैसे संभव है कि मैदानी जो क्षेत्र होता है ये जनसंख्या निवास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि मैदानों में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अच्छा ये बात है क्या? हाँ जी बिल्कुल यही बात है। तो क्या किया जाए कि सर ये जो प्रतिशत है 33-65, ठीक है पर्वतीय क्षेत्रों में 65% अच्छी बात है, और पूरे स्टेट में कितना परसेंट? 33%, अच्छी बात है। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये दिक्कत है कि मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, और यदि आपको विकास देखना है किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, तो वो कहीं ना कहीं संसाधनों का दोहन तो करेंगे। और यदि संसाधनों का दोहन करेंगे और जो विकास देखने को जो मिलता है वो मैदानी क्षेत्रों में ही मिलता है। ये बिल्कुल सही है। तो सर आप ये देखो कि जो विकास यदि मैदानी क्षेत्रों में होगा तो यहाँ जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, वन हैं, उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। तो फाइनली करें क्या? करना ये है सर, इसमें परसेंटेज कम रखें। कितना रखें? 20 से 25%। कितना परसेंट? 20 से 25%। तो याद रखना जो प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति आई 1952 में, उसके अनुसार राज्य में 33%, पर्वतीय क्षेत्रों में 65%, मैदानी क्षेत्रों में कितने वन होना चाहिए? 20 से 25%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है इस पर प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने वन होने चाहिए? पर्वतीय क्षेत्र 65%। कितने होने चाहिए? 65%। आपसे बोले कि बताओ प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार राजस्थान के पूर्वी मैदान में कितने वन होने चाहिए? तो 20 से 25%। कितने परसेंट? 20 से 25%। तो एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। चलो क्वेश्चन नंबर है अपना 8वां। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8वां। राजस्थान में वनों के विकास के लिए राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? राज्य वन संरक्षण अधिनियम राजस्थान में किसके लिए? वनों के विकास के लिए। राजस्थान में वनों के विकास के लिए किसकी बात कर रहा है? राज्य वन संरक्षण अधिनियम। राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? बात आती है कि बताओ पहली राष्ट्रीय वन नीति कब आई? 1952। फर्स्ट राष्ट्रीय नीति, ठीक है सर। 1952 में तो राष्ट्रीय नीति आई वनों के विकास की, और 1953 में ही, कब? 1953 में ही राजस्थान ने, किसने? राजस्थान ने 1953 में किसने? राजस्थान ने क्या बना करती भाई? राजस्थान ने राज्य वन संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया गया था राजस्थान के द्वारा। कब? 1953। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ वापस से कि प्रथम जो राष्ट्रीय वन नीति आई थी इसके अनुसार जो स्टेट होंगे उनका कितने परसेंट भाग पर वन होना चाहिए? 33% भाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। और अभी तक इस टाइम तक 1952 तक अपन बात करें कि जो ये विषय था, ये विषय आता था कौन सा? वन वाला, राज्य सूची में। ये विषय किसके अंतर्गत आता था? राज्य सूची के अंतर्गत। लेकिन 1953 में, सॉरी 1953 में, कब? 1953 में राजस्थान राज्य वन संरक्षण अधिनियम क्या हो गया? पारित हो गया। राजस्थान वन संरक्षण अधिनियम कब? 1953। 52 में क्या बनी? राष्ट्रीय नीति। 53 में क्या हो गया? पास हो गया। तो क्वेश्चन आ गया कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम बनाने वाला प्रथम राज्य? भारत में वन संरक्षण अधिनियम
राजस्थान इम्पोर्टेंट याद रह जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, अब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन चलते हैं कि सर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो ये बना 1980 में। अब आप सोचो, राज्य वन संरक्षण अधिनियम, राज्य मतलब राजस्थान में वनों के विकास के लिए संरक्षण के लिए राज्य वन संरक्षण अधिनियम कब ला दिया? 1953 में। लेकिन वही भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब आ रहा है? 1980 में। कब आ रहा है? 1980 में। इसके साथ में आप और चाहते हो सकते हो कि भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। और बच्चों ये जो भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये लाया गया था 80 के बाद में 1986 में। कब लाया गया? 1986 में। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था 1972 में। कब आया था बच्चों? 1972 में। तो कितने सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से क्लियर होते हैं, तो आपसे वापस बताता हूँ। 1952 में प्रथम राष्ट्रीय नीति आई थी और जिसमें स्टेट में कितने वन होने चाहिए? 33। और अगर कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो 65%, मैदानी क्षेत्र है तो 20 से 25%, ठीक है, टोटल 33%। अभी तक किसका विषय है? राज्य सूची का। अगर हम राजस्थान में सबसे पहले बात करें तो वनों के विकास के लिए एक अधिनियम लाया गया, राज्य वन संरक्षण अधिनियम 1953, और ऐसा करने वाला ये भारत में पहला राज्य था। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम, देखो वन्य जीव है और ये वन संरक्षण 1980, 72-80। भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। देखो सबसे पहले वन्य जीव, हमारे लिए सबसे पहले वन्य जीव जरूरी है। वन्य जीवों के लिए उनका संरक्षण करना जरूरी है, ठीक है। संरक्षण होगा तो क्या बचेगा? पर्यावरण। क्या बचेगा? पर्यावरण। तो वन्य पर्यावरण, वन पर्यावरण, वन्य जीव 1972, वन संरक्षण 1980 और पर्यावरण 1986। तीनों को अच्छे से आप याद रखना। और पहली जो राष्ट्रीय नीति आई थी 1952 में आई थी। अंतर यहाँ से कितने का बताओ? यहाँ से तक का अंतर कितने का? प्लस का 8 और यहाँ से तक प्लस का 6, और दोनों मिलाकर के कितना होगा बताओ? 86। देखिए ना, अपने हिसाब से याद करें। वन्य जीव 72, संरक्षण 8 जोड़ दो 80 और 6 जोड़ देते हैं तो 86, तो 8 और 86 अपने हिसाब से जैसे भी याद करना वैसे कर लेना। एक बार आपको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है नवा क्वेश्चन। पूर्णतः प्रतिबंधित वन क्षेत्र कौन सा है? पूर्णतः प्रतिबंधित वन क्षेत्र। देखो अगर आपसे पूर्णतः पूछे तो सीधा सीधा आप बोलना कि मतलब आरक्षित क्षेत्र। कौन सा बोलोगे आप? आरक्षित। 3 प्रकार के होते हैं, आरक्षित, संरक्षित और होता है अवर्गीकृत। आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत।
आरक्षित जो होता है पूर्णतः प्रतिबंधित। ये होता है आंशिक, और अपन इसको कह सकते हैं खुला होता है, मतलब अप्रतिबंधित। ठीक है। अगर हम आरक्षण की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं वन उदयपुर। कहाँ पर? उदयपुर में। तो सर्वाधिक वन भी उदयपुर में पाया जाता है, सर्वाधिक कमी भी देखने को कहाँ पर मिली है? उदयपुर में। याद रखना, जो आंशिक रूप से संरक्षित जो वन होते हैं वो पाए जाते हैं 12 में। मैक्सिमम कहाँ पाए जाते हैं? 12 में। कहाँ पर पाए जाते हैं? 12 में। और अवर्गीकृत की बात करें तो बीकानेर। कहाँ पर पाए जाते हैं? बीकानेर। याद रखना, कई बार एग्जाम में इन दोनों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसी कंफ्यूजन की स्थिति में आप ये देखना जो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अगर इंग्लिश में रिजर्व फॉरेस्ट लिखा हुआ है, अब देख रहे हैं इंग्लिश में RESERIAT रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से, मतलब ये स्पेलिंग होनी चाहिए रिजर्व, और रिजर्व है तो वही क्या होता है? पूर्णतः प्रतिबंधित, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को मनाया जाने वाला वृक्ष महोत्सव किस वर्ष से मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? राजस्थान में वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, और ये मनाया जाता है 12 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। कहाँ पर मनाया जाता है? वैसे तो पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो अमृता देवी विश्वविद्यालय थी, वो 363 महिलाओं के साथ में, महिला पुरुष बच्चों के साथ में ये क्या होती, पेड़ों से को बचाने के लिए क्या होती, शहीद हुई थी। और इनकी याद में हम कहते हैं खेजड़ी दिवस। किस नाम से भी जानते हैं इसे अपन? खेजड़ी दिवस। किसकी याद में? अमृता देवी विश्वविद्यालय की याद में। और कब से मनाया जा रहा है? पहली बार इसको कब मनाया गया? इसको मनाया गया 1978 में। पहली बार इसको कब मनाया गया? 1978। अब ये घटना थी आज़ादी से पहले। अमृता देवी विश्वविद्यालय जो 363 महिला पुरुष बच्चों के साथ में क्या होती है, शहीद होती है पेड़ों को बचाने के लिए। अब यदि हम बात करें स्वतंत्रता के बाद में ऐसा कोई आंदोलन चला था जो इससे प्रेरणा लिए हो, इससे क्या लिए हो? प्रेरणा, और उसका नाम है चिपको आंदोलन। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। और किसके नेतृत्व में किया गया? सुंदरलाल बहुगुणा। ऐसी बात नहीं कि इनके नेतृत्व में किया गया, और भी थे यहाँ पर लोग। और ये प्रारंभ हुआ 1974 में। कब प्रारंभ हुआ? 1974 में। इस आंदोलन की बात क्या है कि स्वतंत्र भारत का पहला पर्यावरण संरक्षण आंदोलन, स्वतंत्र भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन, स्वतंत्र भारत का पहला पर्यावरण आंदोलन। पर्यावरण संरक्षण के लिए आप लिख सकते हो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन कौन सा था? स्वतंत्र भारत का। चिपको 74, सुंदरलाल बहुगुणा, प्रेरणा जो खेजड़ी जो मतलब
खेजड़ी में जो घटना हुई थी चिपको आंदोलन वाली, उससे प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा 1978। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 1978, 12 सितंबर 1978 से प्रारंभ किया गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान 11वां क्वेश्चन है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान क्वेश्चन क्या पूछा है कि स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई बीकानेर में 27 सितंबर को। बीकानेर 27 सितंबर 2000। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। अब केंद्रीय शुष्क मतलब शुष्कता की बात करेगा तो शुष्कता तो अपने राजस्थान में ही है। राजस्थान से ज़्यादा इसके बारे में कौन भला जान पाएगा, है? तो शुष्कता, पानी की कमी, पानी की मार। अभी भी मानसून चल रहे हैं, सक्रिय हैं, फिर भी पानी के लिए जोधपुर से पानी की ट्रेन चलाई गई है। तो आप ये सोच सकते हो कि मानसून के टाइम पर भी पानी की इतनी किल्लत है, तो राजस्थान से ज़्यादा इन परिस्थितियों के बारे में कौन समझ पाएगा। तो संस्थान कहाँ पर? बीकानेर में। कब प्रारंभ की गई? 27 सितंबर 2000। तो 11वें में ऑप्शन नंबर जो बी था अपना पूरा। अगला क्वेश्चन, पलास 1। पलास इसी को अपन कहते हैं ढाक। पलास को अपन किस नाम से आते हैं? ढाक के नाम से। और आप सब जानते हो पलास को हम क्या कहते हैं? जंगल की आग, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग। किस नाम से जानते हैं? जंगल की आग। क्योंकि जब तो पलास का जो पेड़ होता है, इसमें जो फूल होते हैं वो फूल एक साथ खिलते हैं। फूल कैसे खिलते हैं? एक साथ। और ये इतने मतलब इतने अच्छे लगते हैं, इतने रंग कलरफुल होते हैं। इनका नाम होता है केसरिया। इनका रंग कैसा होता है? केसरिया। और अगर इनकी मात्रा की बात करें, साथ सर्वाधिक नाम पाए जाते हैं पलास के तो राजस्थान। और जब ये एक साथ जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है, देखो दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर देखो क्या लग रही है, आग लग रही है। और जब इन पर सूर्य के प्रकाश की किरणें जब गिरती हैं तो अपने आप में ही जब देखने पर ऐसी लालिमा से निकलती है। केसरिया रंग, और केसरिया रंग तो प्रतीक है अपने हिंदू धर्म का। तो पलास, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की आग, जंगल की ज्वाला, जब एक साथ फूल करने दर्द लगता है कि आग लग रही है, वैज्ञानिक का राशन। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या गया? पूछा गया इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बताओ, जब पलास जब खिलता है तो कितना प्यारा लगता है। क्या लगता है? प्यारा। और प्यारे का मतलब प्यारा कौन लगता है देखने में? लड़कियाँ। क्या? ब्यूटी है ना? क्या? ब्यूटी है। तो ब्यूटिया पहला शब्द। पहला शब्द क्या है? ब्यूटिया। और मोनोस्पर्मा, मोनालिसा के जैसे मोनोस्पर्मा। इसको वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। पलास, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मोनालिसा। देखो ऑप्शन आना है वहाँ पर, और ऑप्शन से आप पहचान जाओगे। जब पलास का जब फूल खिलता है तो बिल्कुल ऐसे ब्यूटी लगती है। और ब्यूटी किसमें थी? मोनालिसा ना। कितनी मतलब किधर से भी देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सामने नजर आएगा। बहुत सारी खूबियाँ थी उसमें, इसको एक चित्रकार भी समझ सकता है। हम तो ऐसे चित्रकार हैं नहीं, तो समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन अपना तो जितना है अपने याद का। तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, याद रह जाएगा। चलो, इसमें एक ऑप्शन और है, अकेसिया कटेचु।
अकेसिया कटेचु। कौन सा ऑप्शन है? अकेसिया कटेचु। यदि हम इसकी बात करें तो वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु, इसका वैज्ञानिक नाम है अकेसिया कटेचु, इसका वैज्ञानिक नाम है खैर का। और जो खैर का जो वृक्ष है, इस खैर के वृक्ष से क्या तैयार किया जाता है? कत्था। क्या तैयार किया जाता है? कत्था। कौन सी जाति के द्वारा? नाम से पता चल जाएगा, कथोड़ी। कौन सी जाति के द्वारा? कथोड़ी जाति के द्वारा क्या तैयार किया जाता है? कत्था तैयार किया जाता है। याद रह जाना है। चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सूची 1 दे रखी थी, सूची 2 दे रखी थी। आपको ऑप्शन जो है उनमें सम्मिलित करना है। तो तेंदु किसका नाम आता है? अरे तेंदु किसका काम आता है? आप सब पे क्यों ना, है ना? क्यों? दम बुलाने के लिए। क्या क्या बीड़ी। क्योंकि अभी क्या हुआ? बेरोजगार। तो बेरोजगार आदमी क्या करेगा? बीड़ी पीना है ना? हाँ जी। तो तेंदु के पत्तों से बनाई जाती है बीड़ी, पहला। दूसरा इसमें खैर, और जो खैर का जो है इससे क्या तैयार किया जाता है? कत्था। तीसरा है इसमें महुआ, और महुआ से बनाई जाती है शराब। और इस शराब को हम क्या बोलते हैं? मोगली। क्या बोलते हैं बच्चों? मोगली आदिवासियों का कल्प वृक्ष। नंबर 4 पलास। और पलास के बारे में पढ़ लिया गया। इसमें है जंगल की आग। इसकी आग जंगल की आग। देखो जिन्होंने पढ़ रखा अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा रिवीजन हो जाना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? रिवीजन। बीड़ी की बात करें, तेंदु पत्ते की बात करें। इस तेंदु पत्ते को स्थानीय भाषा में एक नाम से जानते हैं, इसका नाम है टिंडू। किस नाम से जानते हैं? टिंडू। किस नाम से जानते हैं? टिंडू। और बीड़ी है तो बीड़ी दो का विकास होगा। पहले लोग क्या करते थे कि 1974 से पहले यहाँ पर जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, वो क्या करते थे कि जंगलों में जाते और ये मैक्सिमम अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक, इन क्षेत्रों में पाए जाते। तो 1974 से पहले लोग जाते, वहाँ से पत्ते बीन बांध के पेड़ों को काट के आते थे, बहुत ज़्यादा नुकसान करते थे। तो और उन पत्तों को उनसे खरीद लेता था जमींदार, जो वहाँ के व्यापारी होते थे, बहुत कम दामों में। तो उनकी स्थितियाँ तो वही थी, लाते, कमाते, खाते, रोज का यही काम। सरकार ने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ये प्रॉफिट वाली है। अब प्रॉफिट वाली है तो अब हम कैसे छोड़ दें इसको? सरकार तो सरकार ही होती है कि हमारे अलावा कोई और चीज़ों को ले सकता है? नहीं साहब, नहीं ले सकता। तो फिर 1974 में इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया गया? राष्ट्रीयकरण। कि अब यहाँ से तेंदु के पत्ते इकट्ठे करने का जो पूरा अधिकार जो होगा वो किसके पास होगा? सरकार के पास। और अब सरकार निकालती है टेंडर। जैसे दारू के ठेके होते हैं, उनके टेंडर निकलते हैं, जिसके पास गया वो जिसका मन करे वो करो। तो 1974 में इसका हो गया राष्ट्रीयकरण इसका। अब अगर अपन उद्योगों की बात करें तो जैसे अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक। मैक्सिमम ऑप्शन में ये देखने को मिलते हैं दोनों, और टोंक भी आ जाता है। तो
याद रखना, अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक यहाँ पर क्या है, बीड़ी बनाने के उद्योग स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 14वां, राजस्थान में राज्य वन पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में राज्य वन पर्यावरण नीति राज्य वन पर्यावरण नीति, राज्य वन पर्यावरण नीति ये कब घोषित की गई थी? ये घोषित की गई 2010 में। कब घोषित की गई भाई? 2010 में। कौन सी? राज्य वन पर्यावरण नीति। इसकी जो घोषणा की बात करें वो 18 फरवरी 2010 को हुई थी। कब हुई थी? डेट की अगर बात करें 18 फरवरी 2010 को इसकी घोषणा हुई थी। और राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला, राजस्थान वन एवं पर्यावरण नीति घोषित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था। भारत का प्रथम राज्य था। अब राज्य वन पर्यावरण नीति घोषित हो गई और ये घोषित हुई 2010 में, 18 फरवरी 2010 को। अब ये जब वन एवं पर्यावरण नीति जब घोषित हुई तो इसमें क्या कहा गया कि 33% वन क्षेत्र तो होना ही चाहिए। कितना परसेंट? 33% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। अच्छी बात है। और 5% कितना परसेंट? 5% जैव विविधता के लिए संरक्षण होना चाहिए। 5% किसके लिए होना चाहिए? जैव विविधता के लिए। तो आप ये देखो कि राजस्थान राज्य वन पर्यावरण नीति इसमें लागू हुई 18 फरवरी 2010 को और इसके अनुसार टोटल क्षेत्र कितना होना चाहिए? 38%। कितना परसेंट? 38%। याद रह जाएगा, नहीं प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लो एक बार, राज्य वन पर्यावरण नीति 18 फरवरी 2010 में, और ऐसा करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य था देश का। और इसके अनुसार 33% तो होना है, 5% जैव विविधता के लिए और टोटल 38%। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15वां। आगे लगाते हैं मैंने कैमरे। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली प्रदेश तथा मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत वन आच्छादित होने चाहिए? तो देखो, भारतीय वन नीति 1952 में आई थी और इन्होंने क्या बोला कि स्टेट में तो होना चाहिए 33%। अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई पर्वतीय क्षेत्र है तो उसमें 65% और मैदानी क्षेत्र में 20 से 25%। आप बोल सकते हो कि सब अरावली की बात कर रहे हैं तो 65%, और मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो 20 से 25%। तो ऑप्शन नंबर था इसका आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ये सब कॉपी में उतार लेना, मेरे को पता है मैंने कॉपी क्लास में ये चीज़ नहीं करवाई है ना। ठीक है। अगला है राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष है भाई धोकड़ा। किसका? धोक। क्योंकि ये धोकड़ा जो है ये मिश्र
कौन सी? मिश्रित वनस्पति में पाया जाता है। और जो मिश्रित वनस्पति है, मिश्रित वनस्पति मैक्सिमम भाग पर पाई जाती है पूर्वी राजस्थान में। कौन सा राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक मिश्रित वनस्पति पाई जाती है, लगभग 58.11%। कितने परसेंट? 58.11। और बताता हूँ, एक पाई जाती है मरुस्थलीय वनस्पति, वो पाई जाती है 6.23% भूभाग पर। कितने पर? 23%, 6.23% भूभाग पर। मानसूनी पतझड़, मानसूनी पतझड़ 28.40% भूभाग पर। कितने पर? 28.40। मिश्रित वनस्पति 58.11। शुष्क सागवान, जो देखो मरुस्थलीय हो गया, मानसूनी हो गया, मिश्रित हो गया, शुष्क सागवान के बच्चे पाए थे 6.86%। याद रखना, मरुस्थल कैसा है? शुष्क है। मरुस्थल कैसा है? शुष्क है। तो मरुस्थल और लगभग शुष्क में एक जैसे बन पाए 6.23 और 6.86। याद रखना। अगला है उपोष्ण। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार का, तो सीधा उपोष्ण सदाबहार बन पाया था 0.39%, मतलब 1% ही नहीं। और ये सिर्फ और सिर्फ सदाबहार बन पाए थे 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। और ऐसा राजस्थान में है कौन सा? बताओ। देखो, आपका आबू राजस्थान का शिमला जिसे आप बोलते हो। तो क्वेश्चन की डिमांड ये थी, सारा क्वेश्चन देख लेना, लिख लेना, ठीक है। वर्तमान में वन एवं वन्यजीव विषय किस सूची का भाग है? तो मैंने बताया कि पहले तक तो किसका था? राज्य सूची का, लेकिन अब इसको समवर्ती सूची में रख दिया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का भी होगा और केंद्र का भी होना है। तो मैंने ये भी नहीं करवाया था कि किसका भाग है? समवर्ती सूची का भाग है। इसका भाग है समवर्ती सूची का भाग है। अगर हम समवर्ती सूची की बात करें कि साहब इसको कब घोषित किया गया? राज्य सूची से हटा करके इसको समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1976। संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। अपन पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। इसके तहत क्या हुआ कि ये जो राज्य सूची के विषय से हटा करके वन एवं वन्य जीवों को, ये जो विषय था इसको राज्य सूची से हटा करके किस में ला दिया गया? समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। और यदि हम वर्तमान में बात करें कि वर्तमान में किसका भाग है, तो ये समवर्ती सूची का क्या है? भाग है। तो याद रखना, याद रह जाएगा, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 18वां, 16वीं भारतीय वन रिपोर्ट किस उपग्रह प्रणाली पर आधारित थी? तो याद रखना, अब की बार जो वन रिपोर्ट जो जारी की गई है उसमें उपग्रह का यूज किया गया है। और ये थी 16वीं भारतीय रिपोर्ट। कौन सी थी? 16वीं क्लास में करवा है। कौन सी थी? 16वीं नंबर की। और कब लाई गई थी? 30 दिसंबर 2019। कब लाई गई? 30 दिसंबर 2019। प्रत्येक 2 वर्ष में होनी चाहिए, 21 में होनी चाहिए थी, लेकिन ये कोरोना की वजह से ये इसको आगे डिलीट कर दिया गया। तो 16वीं जो भारतीय वन रिपोर्ट है वो 30 दिसंबर 2019 को लाई गई, जो एक उपग्रह प्रणाली पर आधारित है जिसका नाम है रिसोर्स सेट 2। रिसोर्स सेट क्लास में करवा रखा है, लिखवा रखा है, इस प्रणाली पर आधारित है। और ऐसे इस प्रणाली पर आने वाली है प्रथम रिपोर्ट की वजह, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो 16वीं जो वन रिपोर्ट थी ये किस मॉडल पर आधारित है, किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका जो मॉडल है ये है चैंपियन एंड सेट मॉडल। याद रखना, चैंपियन एंड
सेट मॉडल। किस पर आधारित? चैंपियन एंड सेट मॉडल। चैंपियन एंड सेट मॉडल याद रखना है। इस मॉडल पर आधारित कौन सी 16वीं जो वन रिपोर्ट थी कब आई? 30 दिसंबर 2019 में। उपग्रह कौन सा यूज किया? रिसोसेट। ठीक है, इसको कब सूची में शामिल किया गया? संवर्धन 22 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। मॉडल कौन सा? चैंपियन एंड सेट मॉडल। चैंपियन एंड सेट मॉडल। क्वेश्चन नंबर अगला है, राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से अभिलेखित वन क्षेत्र कितना है? प्रशासनिक दृष्टि से अभिलेखित वन क्षेत्र। अभिलेखित का मतलब होता है रिकॉर्डेड। अभिलेखित का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? वो 32,737। कितना है? 32,737 वर्ग किलोमीटर अभिलेखित। कितना है? 32,737। और ये पूरे राजस्थान के क्षेत्रफल का है 9.57%। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 9.57। ठीक है, और इस आधार पर यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत में 25वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पर है। और वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, जिसमें आपने पहले देख लिया, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। और सबसे ज़्यादा है इसमें संरक्षित वन। कौन से है? संरक्षित वन। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है तो 19वें में हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासनिक दृष्टि से राजस्थान में वन क्षेत्रों का सही युग्म है। वन क्षेत्रों का सही युग्म का मतलब कि आपको बताना है सबसे ज़्यादा कौन सा है, फिर उससे कम कौन सा है, फिर उससे कम। तो सबसे ज़्यादा है इसमें संरक्षित वन। कौन से हैं बच्चों? संरक्षित वन कितने? 55.64%। संरक्षित वन 55.64%। कितने? 55.64%। 18,270 वर्ग किलोमीटर। दूसरे हैं आरक्षित। दूसरे कौन है? आरक्षित। और आरक्षित 38.11%। 38.11%, 12,475 वर्ग किलोमीटर। 12,475 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आप इसमें जैसे माइनस वगैरह करके देखें ना, 6.25%। 6.25, दोनों को जोड़ डाल के 32 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा हमारे 2,045 वर्ग किलोमीटर। और टोटल कितने? 32,737। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? 9.57%। कितना? 9.57%। अच्छा है, प्रशासनिक दृष्टि से इनको इस तरीके से बांटा गया है। ठीक है, अच्छा। क्वेश्चन अगला, राजस्थान में भौगोलिक वन का क्षेत्रफल कितना है? राजस्थान में भौगोलिक वन का क्षेत्रफल, देखो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और ये पूरे भारत का कितना है? 10.41% है। जिसमें राज्य का कुल भौगोलिक जो वन क्षेत्र है वो है 16,629। कितना है? 16,629 पॉइंट का कुछ है। ठीक है, तो आप रख लेना वर्ग किलोमीटर में। और इसको 16 से सीधा बोलते हैं 16,630 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक वन क्षेत्र। ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 4.86%। कितना है? 4.86%। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है, राजस्थान में सबसे कम भौगोलिक वन है,
तो देखो इसमें ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है, अत्यंत सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन और अवर्गीकृत वन। तो याद रखना, सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं अत्यंत सघन वन। सबसे कम कौन से वन पाए जाते हैं? अत्यंत सघन वन राजस्थान में पाए जाते हैं 0.02%। ये मैंने आपको क्लास में लिखवा रखा है, पूरा देख लेना। और टोटल कितने? 16,630। उनमें से अत्यंत सघन वगैरह सघनता के आधार पर अपने देख लिया। राजस्थान में वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है? राजस्थान में वृक्षावरण कितने प्रतिशत भाग पर है? तो वृक्षावरण है 8,112 वर्ग किलोमीटर पर। कितने पर? 8,112 वर्ग किलोमीटर पर। याद रख लेना। राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार वाले जिलों का सही क्रम कि राजस्थान में सर्वाधिक वन विस्तार किन जिलों में देखने को मिलता है? तो आपको पता है उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। सर्वाधिक वनों का विस्तार किसमें? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। राजस्थान में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले, वन प्रतिशत। अब वहाँ तो था क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल में तो थे उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़ क्षेत्रफल के आधार पर, लेकिन प्रतिशत के आधार पर, प्रतिशत में और क्षेत्रफल में उदयपुर सबसे हाईएस्ट है, फिर प्रतापगढ़ और फिर सिरोही। फिर कौन है? सिरोही। क्योंकि उदयपुर में 23.51% भूभाग पर वन है, प्रतापगढ़ में 23.33 और सिरोही में 17.76% पर। राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले, तो राजस्थान में न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले क्वेश्चन नंबर 27 है, उसका आंसर है चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। याद रखना, सबसे कम वन का है चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 28वां, राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले। राजस्थान में न्यूनतम वन प्रतिशत, अब देखो प्रतिशत पूछ लिया तो जोधपुर, चूरू, नागौर। जोधपुर, चूरू, नागौर। राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले, राजस्थान में सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले तो बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर। जो पश्चिमी राजस्थान के हैं, इंदिरा गांधी नहर वगैरह और इन नहरों की वजह से यहाँ पर सर्वाधिक वनों में क्या देखी गई है? वृद्धि देखी गई है। राजस्थान में स्थिरता वाले जिले कितने हैं? 4 जिले हैं भाई। राजस्थान में 4 जिले जिनमें ना तो वनों में वृद्धि देखी गई ना ही कमी देखी गई। दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू। दौसा, करौली, धौलपुर, चूरू। वही खैर वनस्पति का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अपन यहाँ भी देखा अकेसिया कटेचू। अकेसिया कटेचू। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, जंगल की आग किसे कहते हैं अपन? पलाश को। जंगल की आग किसे कहते हैं? पलाश को। और इसे अपन ढाक के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो वैज्ञानिक नाम है, पलाश कैसा दिखता है? अच्छा दिखता है, ब्यूटी दिखता है तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। और सर्वाधिक कहाँ? राजसमंद में। ठीक है। एक बांस ऑप्शन हो रहा है इसमें, क्या है? बांस। बांस को हरा सोना कहते हैं, और जो महुआ जो होता है बांस हरा सोना भी कहते हैं। और सबसे लंबी घास भी कौन सी है? बांस है। ठीक है। सबसे लंबी घास भी कौन सी है? बांस। और ये वृक्षों की श्रेणी में नहीं आता, ये आता है घास की श्रेणी में, सबसे लंबी और सबसे ऊंची घास। इसमें एक ऑप्शन महुआ भी है। महुआ को हम बोलते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष, क्योंकि आदिवासी इससे मोपड़ी बनाने का कार्य करते हैं। मोपड़ी मतलब शराब। इसमें एक ऑप्शन है खेजड़ी। खेजड़ी को मरुस्थल का कल्प वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? तो रोहिड़ा। आप जानते हो रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है? रोहिड़े को कहा जाता है भाई। ठीक है। और रेगिस्तान का सागवान कौन? रोहिड़ा। पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? टेकोमेला एंडुलेटा। रोहिड़ा, रोहिड़े का क्या है? टेकोमेला एंडुलेटा। ठीक है। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा? खेजड़ी। इसको स्थानीय भाषा में खेजड़ी को क्या कहते हैं? जानटी, है ना। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सेनेरेरिया। प्रोसेपिस सेनेरेरिया खेजड़ी का। और इसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। धोकड़ा का वनस्पति नाम? धोकड़ा पांडुलेटा। मैंने आपको बताया ना, पांडुला, एनोजिस पांडुला। एनोजिस पांडुला। ये सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर इनमें पाया जाता था। और किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? तेंदू।
किससे बनाई जाती है? तेंदू, पता है ना आपको? तेंदू के पत्तों से क्या बनाई जाती है? बीड़ी। आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? महुआ से शराब बनाई जाती है। शराब जब आप पीते हो तो मधु वाला बोलते हैं नहीं शराब नहीं पीता, लेकिन फिर शाहरुख खान क्या बोलता है? मैं तेरे बाप की नहीं पीता। ठीक है, तो वनस्पति का नाम क्या है? मादुका लोंगिफोलिया। अरे महुआ जो पाया था बांसवाड़ा डूंगरपुर में। फिर अपने आते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर को अपने देख ही लिया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। भारत में वनों के विकास के लिए वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी। पता है ना आपको वन विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1854। राजस्थान में संरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? संरक्षित मतलब सरकार की अनुमति से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो? खनन कार्य वगैरह कर सकते हो। वो है 54.64%। और इनका कुल क्षेत्रफल कितना है? 18,217 वर्ग किलोमीटर। और ये सर्वाधिक पाए जाते हैं कहाँ पर? 12 में। और प्रशासनिक दृष्टि से सर्वाधिक ये ही वन पाए जाते हैं। तो बच्चे लोगों आगे का चीज़ देखो, मैंने जो क्लास में नहीं पढ़ाया वो तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। बाकी जो मैंने पढ़ा रखा है उसको थोड़ा मैंने जल्दी में करवा दिया, क्योंकि देखो क्लास लंबी हो जाती है तो आप वैसे ही बावड़े हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। वैसे भी आप बहुत दिमाग वाले बच्चे हो ना, वैसे तुम मैं ना दिन भर पढ़ते रहते हो, तो इस वजह से है ना मैंने इतनी क्लास रखी है। लगभग 1 घंटे के आसपास तो हो ही गई होगी, तो जितना करा दिया उतना कर लेना। क्योंकि ये जो 8-10 जो क्वेश्चन थे ना, 15 क्वेश्चन के आसपास, ये कहीं ना कहीं ऐसा था कि मैंने इनको नहीं करवाया। तो अब आपके पास नोट्स भी है, वीडियो भी है, बार बार देखो, जितना मन करे देखो। आप इसको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिल जाएगी, जिसमें राजस्थान की सिंचाई परियोजना आएंगी। सिंचाई परियोजना वैसे अपने क्लास का जो अभी जो टॉपिक चल रहा है सिंचाई परियोजना का चल रहा था, और ये जो सिंचाई परियोजना का जो टॉपिक है ये ख़त्म होने वाला ही था कि आपका मन किया कि हमारे को टेस्ट देना चाहिए। बिना टेस्टों के कुछ नहीं है ज़िंदगी में, और बात सही है। अगर आप पढ़ाई करते हो तो बिना टेस्टों के कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट हमने आपके टेस्ट लिए, टेस्ट में आपके नंबर कितने आए वो सुनाए, रैंक कौन सी आई कौन सी नहीं आई वो सुनाई। आपके सभी के अच्छी परफॉर्मेंस थी, आपने वही गलत किए जो नहीं पढ़ाए, और जो पढ़ाया है आपकी कॉपी में है वो सारे सही है सभी बच्चों की। और आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक आध को छोड़ करके, और वो जो एक आध हैं वो रेगुलर क्लास लिया करो। ठीक है, तो ये क्लास सबके लिए है, बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी है। अगर आप SI वगैरह का एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलना कि ज़्यादा नहीं तो इस क्लास में से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। बाकी हम कल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। बाय बाय।